हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षित ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 4, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हम आपको पहले वीडियो में 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आज चौथा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो देखिए आप लोग ध्यान से, इसमें आपको एक वीडियो में लेखक का परिचय मिल जाएगा और पूरा अर्थ हिंदी में, दूसरा में आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा दूसरा वीडियो में, और तीसरे में सब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और हमारे आप यूट्यूब चैनल पर आए हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं, चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है? ललित निबंध। आपसे एग्जाम में पूछेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है? तो ललित निबंध। इसके याद करने का ट्रिक है, इसको लिखे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और शॉर्टकट में द्विवेदी जी लोग बोलते हैं, और ऐसे उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं। तो इसे याद करने का ट्रिक है कि नाखून हम लोग अभी कितने बार काट चुके हैं, तो कम से कम 1000 बार काट चुके हैं। कम से कम कितने बार काट चुके हैं? 1000 बार। तो क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून में जो हमारी बहना लोग है वो क्या लगाती है? तो ललता। क्या लगाती है? ललता। तो क्या हो जाएगा? ललित निबंध। ललता से क्या हो जाएगा? ललित निबंध। और हम लोग नाखून कितने बार काटे हैं? तो कम से कम 1000 बार, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए हम लोग अब द्विवेदी जी का जन्म देखते हैं। शॉर्टकट में द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म देखते हैं। तो सन 1907 में छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में होता। सन 1907 में छपरा उत्तर प्रदेश बलिया में होता। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1907 में छपरा उत्तर प्रदेश बलिया में होता, ठीक है ना। देख लीजिएगा। तो आपसे एग्जाम में अब इससे कितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो हम आपसे पूछते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन सा निबंध है? तो ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसे कौन लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब इनके प्रमुख रचना हम देते हैं। इनके रचना से बहुत सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। किसी मैंने जो हमारे 10th में 24 चैप्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा किसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछता है तो इनके रचना से पूछता है। देख लीजिए इनकी रचना। प्रमुख रचना कौन कौन है? अशोक का फूल, विचार का वितर्क, सूर साहित्य, कूटज, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, नाथ संप्रदाय, कालिदास का ललित योजना, वार्णभट्ट का आत्मकथा, पृथ्वीराज रासो, उद्भव का विकास, नाथ सिद्धांतों का बानिया, और सभी भी है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए लिख दें। तो आप लोग पूछिएगा कि सब याद करना है, तो नहीं, सब नहीं याद करना है। जिस पर हम ये ब्लैक मार्कर चला रहे हैं ना, उस लोग ये सब VVI है, आप लोग इन सब को कर लीजिएगा, ठीक है। VVI है, क्या है? तो VVI है। आप लोग अशोक का फूल, सूर साहित्य, और आलोक पर्व, नाथ संप्रदाय, और वाणी भट्ट का आत्मकथा, इन सब को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इनके पुरस्कार जो हम लोग देखते हैं, हर एक कवि चाहे लेखक को देखते हैं तो वो लिखते हैं तो उन लोगों को कुछ पुरस्कार मिलता है। तो कौन कौन पुरस्कार मिला है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व पर दिया गया था। ये जो आलोक पर्व है, सबसे VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आलोक पर्व। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस साहित्य पर आलोक पर्व दिया गया था? तो आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र को मिला था? तो आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार था। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा D.Litt की उपाधि मिली थी। किताब में D.Litt देखा दिया है, तो आप लोग D.Litt याद कीजिएगा। आप इसके पूरा मतलब मुझे पता नहीं है, D.Litt दिया है तो ऑप्शन में आपको लोगों को D.Litt भी मिलेगा कि भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा D.Litt की उपाधि मिली थी। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा कौन सा सम्मान मिला था? तो D.Litt की उपाधि मिली थी, ठीक है। मृत्यु इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब हुआ था? तो सन 1979 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। तो इससे देखिए जितना भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछेगा मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ। पहला कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन लिखे हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? तो ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1907 ईस्वी में, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है।
अब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अशोक का फूल किसने लिखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाथ संप्रदाय तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। वाणिज्य भट्ट का आत्मकथा है तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अब आपसे पुरस्कार पूछ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस विधा पर मिला था, तो आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। अब आप लोग देखिए, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट के बाद मिली, तो लखनऊ विश्वविद्यालय को किस उपाधि मिली, तो डिलीट की। मृत्यु तो सन 1979 ईस्वी में दिल्ली में होता है। मृत्यु कहाँ होता, तो सन 1979 ईस्वी में दिल्ली में होता है। तो इससे इतना ही ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ये जो हम लिख कर आप लोग को दे दिए, इससे एक भी बार ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसके कहानी पर। तब तक हम लिख लेते हैं, तब लोग आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देख रहे हैं इस कहानी का पूरा अर्थ, जिसमें आपको हम बिना किताब के पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको एक ही बार में पूरा समझ में आ जाएगा, जिससे आप लोग अपने एग्जाम में आने वाले 2 नंबर वाले सवाल और 5 नंबर वाले सवाल को बना लीजिए। ठीक है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका अर्थ है। अब बहुत ऐसे बात होता है कि हमसे कोई घर में हमारे छोटे बच्चे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका उत्तर हमारे पास जवाब नहीं होता है। तो उस दिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ ऐसा ही हुआ। उनके छोटी बेटी पूछ दी कि नाखून कैसे बढ़ता है। जैसे मेरे भी घर में कुछ हैं, आपके भी घर में होंगे छोटे बच्चे। मेरे एक दिन भांजी पूछे कि ये गाड़ी रोड पर गाड़ी क्यों चलती है, तो अब बताइए उसका क्या जवाब है। तो उसी तरह ये जो हैं हमारे लेखक जी, तो इनके छोटी बेटी पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या पूछी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो उस पर जो है ये अब सोच विचार में पड़ गए कि नाखून, अब उनके पास कुछ जवाब नहीं था और वो जवाब नहीं देते तो उनकी बेटी समझती कि पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, निपढ़ हैं। तो इसीलिए उसी दिन से हजारी प्रसाद द्विवेदी खोज करते लगे। तो उससे मिला कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भाई नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हमारे पशुता के प्रवृत्ति है। इसीलिए बताता है कि हम लोग पहले पशु थे, मनुष्य नहीं थे, जानवर थे, इसीलिए नाखून हमारा बढ़ता है। चलिए देखिए छोटी बेटी, तो उनके लेखक साहब की छोटी बेटी ने एक दिन पूछा कि पापा नाखून क्यों बढ़ता है। तो आप तो एग्जाम में पूछेगा कि लेखक के कौन सी बेटी ने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो छोटी बेटी ने। नाखून पाशव वृत्ति, तो नाखून कैसा वृत्ति है, तो पशुता की वृत्ति है जो हमारे अंदर कुछ वर्ष पहले 200 साल वर्ष पहले पुराने 200-300 साल पुराने बताता है कि हम लोग मनुष्य नहीं थे, जानवर थे। तो वही पाशव वृत्ति बताता है। कुछ लाख वर्ष पहले नाखून दान, कुछ लाख वर्ष पहले जैसे 2 साल 3 लाख वर्ष पहले, मैंने 2 लाख 3 लाख वर्ष पहले की मनुष्य नाखून से ही सब कुछ करता था। नाखून उसके लिए हथियार था। जैसे जैसे जंगल में रहते थे लोग, हमारे दादा परदादा लोग रहते होंगे, तो वो लोग जैसे कि जैसे नहीं होता है नाखून से शिकार करते थे। अपने आप को जैसे शेर आ गया तो नाखून से ही बचते थे, नाखून से ही उससे लड़ते थे। नाखून के बाद, नाखून से तो बुझाता है, ऐसे दांत से कैसे लड़ते होंगे जी, आप लोग बताइएगा। तो वो लोग दांत से भी लड़ते थे पहले, लेकिन प्रमुख था नाखून। ठीक है। तो कुछ लाख वर्ष पहले नाखून से लोग वहाँ अपने खाने के लिए भी भोजन करते थे, तो अपने रक्षा करने के लिए भी नाखून से सब कुछ करते थे। आज हम लोगों को नाखून है, लेकिन नाखून हमेशा हम लोग नहीं रखते हैं। तो चलिए देखिए आप लोग। अब आगे क्या है कि नकदर मनुष्य को अब एटम बम पर भरोसा है। नकदर मनुष्य कहने का मतलब कि जो आजकल हम लोग के जनरेशन के व्यक्ति हैं, हम लोग को नोह पर विश्वास नहीं है। हम लोग किस एटम बम देखिए, जब पहले नाखून आया, नाखून से लोग करते थे, तो थोड़ा हल्का सा विकसित हुआ। उसके बाद पत्थर आया, उसके बाद विकसित हुआ तो ये तीर धनुष आया। जैसे आप लोग रामायण में देखे होंगे कि भगवान राम तीर धनुष का प्रयोग करते थे। उसके बाद आपका ये काटा चाकू उकू आया। उसके बाद ये बंदूक आया काटा, जिससे लोग आज तक कल पूरा एक मिनट में पूरा देश इधर उधर तबाह कर दे रहे हैं। ठीक है ना। तो यही कवि बता रहे हैं कि नकदर मनुष्य अब नाखून पे विश्वास नहीं कर रहा है, अब एटम बम रख रहा है कि एक मिनट में सब दुनिया पूरा उड़ जाएगा। ठीक है ना। कि नकदर मनुष्य को अब एटम बम पर भरोसा है। नकदर मनुष्य किस चीज़ पर भरोसा है, एटम बम पर। नाखून पर विश्वास अब नहीं है, क्योंकि लोग समझने लगे कि नाखून से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे समाज हमारे विकसित की ओर बढ़ने लगा। तो जब विकसित हुआ समाज, तो ऐसे होने लगा कि जो नकदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करने लगे हैं।
नाखून न काटने पर डांटते हैं परंतु कुछ लाभ पड़ते हैं। जैसे ये कहते हैं हमारे लेखक जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि मैंने हम लोग आज नाखून नहीं काटे तो हमारे फैमिली वाले माता पिता करेंगे तो बहुत मार मारेंगे। नाखून आप लोग नहीं काटते होंगे तो देखिए पिटाए होंगे आप लोग बचपन में। तो नाखून नहीं काटने पर आज लोग मारते हैं, लेकिन कुछ साल पहले 2-3 साल पहले आप लोग सोचिए कि क्या वो लोग पिटाते होंगे? उनके माता पिता काट देते होंगे तो उन लोगों को मारते होंगे कि अब कैसे रक्षा अपना करेगा। तो वही बता रहे हैं कि पहले के लोग ऐसे नहीं करते थे, वो लोग नाखून रखते थे, उनके माता पिता कहते थे रखो, वो सब रखते थे। उस समय उन लोगों के लिए वही उनका हथियार था, नाखून ही उन लोगों के लिए उनका हथियार था। परंतु आज आप रख दीजिए तो मार था पिटाइएगा। नाखून में बहुत सारे मैल होते हैं, इसीलिए आप लोग अभी नाखून मत बढ़ाइएगा, ठीक है ना। ये लेखक साहब कहते हैं, बता रहे हैं नाखून न काटने पर डांटते हैं पहले, लेकिन परंतु अब नहीं डांटते हैं, ठीक है। वात्साय के काम सूत्र, वात्साय मैंने काम के साथ काम सूत्र, त्रिकोण, वार्धकोण, चंद्रकोण, दंतुन आदि। त्रिकोण मतलब कि पहले नाखून जो हम लोग रखते थे, पहले लोग जो रखते थे तो नाखून ऐसे जो लंबा होता था ना तो उसे काट के अलग अलग डिजाइन में काटते थे। कैसे आजकल बाल काटाने का इस स्टाइल में, ऐसे डिजाइन में, कोई आर्मी कार्ड तो कोई विराट कोहली तो कोई धोनी, कोई कुछ कटिंग ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कैसे लोग कटवाते हैं स्टाइल में। आप लोग बता दीजिएगा कोई आप लोग को यदि बाल कटवाने का स्टाइल मालूम होगा तो वही बताते हैं कि त्रिकोण, वार्धकोण, चंद्राकार और दंतुल आदि नाखून कटाता था पहले, ठीक है ना। अब आप लोग देखिए कि गोंड देश के लोग उस समय बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। गोंड देश के लोग उस समय 2-3 साल वर्ष पहले जब ये नाखून से शिकार किया जाता था तो गोंड देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे, तो गोंड देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। और दक्षिणात्य के लोग छोटे छोटे नाखून पसंद करते हैं, और दक्षिणात्य देश के लोग छोटे छोटे नाखून पसंद करते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए 200 वर्ष पहले, 200 वर्ष मैंने पहले के मतलब कि 200 वर्ष पहले हमारे लिए जो भी था नाखून ही था, जो भी था वो का था नाखून ही था। हम लोग के पास बंदूक नहीं था, इनलीगल कोई सामान नहीं था, नाखून से ही सब कुछ करना है। आपको अपने जान भी बचाना है, आत्मरक्षा अपना करना है, चाहे दूसरा जानवर का जान लेना है तो उसके लिए भी नाखून ही था। तो हम लोग नाखून से ही सब कुछ करते थे, ठीक है ना। 200 वर्ष पहले मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर कि मनुष्यता की ओर? तो मनुष्य धीरे धीरे आप लोग देखते हैं पशुता की ओर। कैसे बढ़ रहा है पशुता की ओर? बंदूक यूज कर रहा है, एटम बम यूज कर रहा है, इनलीगल कोई भी व्यक्ति, नेता, विधायक, रेपिस्ट, कोई भी व्यक्ति बंदूक निकाल ले रहा है। तो वो मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? मनुष्य ये नहीं कि मनुष्य हम ला धरती पर जन्म हो गया, हम घूम रहे हैं, खा रहे हैं इधर उधर तो हम लोग मनुष्य हो, नहीं। इनके का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहते हैं कि हम लोग पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। मीट, मांस, मछली खाना ये सब पशुता की ओर दिखा रहा है। इनलीगल जैसे कि बंदूक का यूज करना, काटा का यूज करना, जो कि बिना सरकार से परमिशन लिए हुए ही करना। तो यही बता रहे हैं कि हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं? मनुष्यता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग पशुता की ओर चलते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे आप लोगों ने भी बहुत देखा कि लोग काटा आज कल खरीद रहे हैं, बंदूक खरीद रहे हैं, एक दूसरे से हल्का फुल्का लड़ाई पर कहते हैं कि तुमको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो यही ये बताते हैं हमारे लेखक साहब, ठीक है। कालिदास, कालिदास जी ने कहा था कि सब ने देखिए एक मिनट, कालिदास जी ने क्या कहा था कि आपके कालिदास जी ने कहा था कि सब नए सब नए अच्छे नहीं होते और सब पुरान खराब नहीं होते। हम रुकिए थोड़ा सा, इसमें हम मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ, कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते, जैसे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते। कालिदास ने क्या कहा था? वो नाखून के बारे में कहते हैं, जैसे कि सब पुराने टीचर लोग अच्छे नहीं होते हैं और सब नए टीचर लोग खराब नहीं होते। हम लोग खराब नहीं हैं, हम लोग नए नए हैं तो क्या हुआ, लेकिन आपको अच्छा से बता रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि सब नए अच्छे नहीं होते और सब पुराने खराब नहीं होते। तो पुराने नो ऐसा नहीं था कि खराब था और जो आज के हमारा नाखून है वो अच्छा है, नहीं, दोनों नाखून खराब है। नहीं तो मानिए तो दोनों नाखून अच्छे हैं,
खराब है तो दोनों है, नहीं तो अच्छा है तो दोनों है। तो वही बताते हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। समझ में आ गया। दधीची मुनि के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। आपसे एग्जाम में पूछा था, जैसे कि उस समय अस्त्र वस्त्र बनता था। अब रामायण वामायण के समय में आप लोग देखेंगे, रामायण देखेंगे तो दधीची मुनि की हड्डी से इंद्र भगवान का वज्र बना था, जो वो वाइट वाइट लेकर घूमते थे, उजला था, ऐसा था त्रिकोण के हिसाब से था। तो दधीची मुनि के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। इंद्र के वज्र किससे बना था? तो दधीची मुनि के हड्डी से बना था, ठीक है ना। अब लास्ट में मनुष्य का नाखून आना बंद हो जाएगा। ये कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुछ समय बाद मनुष्य का नाखून आना बंद हो जाएगा। आप लोगों को याद है, आप लोग यदि रामायण देखे होंगे या हनुमान जी का कोई स्पेशल डिश देखे होंगे, सॉरी, तो आप लोगों को याद होगा कि वहाँ पर हनुमान जी के जैसे शरीर के पीछे यहाँ पर पूँछ था, वो पूँछ अब हम लोग को नहीं है। क्या हुआ? झड़ गया, समाप्त हो गया। उसी पूँछ से क्या किए थे हमारे भगवान हनुमान जी की पूरे रावण के लंका को उससे जला दिए थे। तो वो पूँछ था पहले व्यक्ति का, लेकिन अब वो पूँछ नहीं है, वो झड़ गया, एक दिन समाप्त हो गया पूँछ। नहीं तो हम लोगों के शरीर के पीछे क्या था, एक पूँछ रहता, हम लोग चारों ओर घूमते चलते। तो वहीं अब मनुष्य के थी में पूँछ नहीं है। अब ऐसा ही एक दिन आएगा कि मनुष्य के हाथ में नाखून नहीं होगा, ठीक है ना। का मनुष्य के नाखून नहीं आना बंद हो जाएगा, तो उस समय मनुष्य का नाखून आना बंद हो जाएगा। तो इतना ही है, हम आप लोगों को बहुत अच्छा से समझाए हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और इससे जितना सवाल पूछेगा लगभग हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को अगला वीडियो मिलेगा इसका ऑब्जेक्टिव का, फिर सब्जेक्टिव का। तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार। आप लोग को एक शायरी कर दीजिए तो सुना दूँ क्या शायरी एक? चलिए सुनिए, एक शायरी सुनाता हूँ आप लोगों को। ये मेरी शायरी की डायरी है, तो इसमें से एक शायरी देखता हूँ। चलिए, ये मोटिवेशन वाला शायरी है, थोड़ा सा अच्छा से सुनिएगा, ठीक है। कि उछाल लो कीचड़ जितना उछालना है, कि उछाल लो जितना कीचड़ उछालना है, हम भी कमल हैं, कीचड़ में खिलने का हुनर रखते हैं। लोग कैसे करते हैं कि उछाल लेते हैं कीचड़, हमारे बारे में गलत सही फैला देते हैं इधर उधर। तो वहीं कह रहा है कि उछाल लो कीचड़ जितना उछालना है, हम भी कमल हैं, कीचड़ में भी खिलने का हुनर रखते हैं। तो जय हिंद जय बिहार।